तुगलक डायनास्टी 1320 टू 1414। तो अब हम तुगलक डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि जब खिलजी डायनास्टी का शासन चल रहा था, तब गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी डायनास्टी के शासन का अंत करके तुगलक डायनास्टी के शासन की शुरुआत की थी। तो इस तरह से गियासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनास्टी का प्रथम सुल्तान था। लेकिन क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक की भी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, तो उसका शासन भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। उसका शासन सिर्फ 5 सालों के लिए रहता है, जिसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, तो गियासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली सल्तनत की सत्ता अपने हाथों में लेता है और वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। तो तुगलक डायनेस्टी के शासन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली सुल्तान हुआ करता था। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड या प्रतिभाशाली इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसे करीबन 23 लैंग्वेजेस का नॉलेज था। उसके अलावा भी उसे कुरान के बारे में और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों की कविताओं के बारे में, इतिहास के बारे में, इस तरह का काफी सारा नॉलेज उसके पास हुआ करता था। He implemented some schemes during his rule, including relocation of the capital from Delhi to Dौलताबाद, symbolic currency experiment etc. और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के दौरान कई सारी नई नई योजनाएं भी लागू की थी, जिसमें कि दिल्ली से दौलताबाद में उसने राजधानी का स्थानांतर किया था। उसके अलावा जिसे हम सांकेतिक मुद्रा या जिसे हम प्रतीक मुद्रा प्रयोग कह सकते हैं, ऐसी योजनाएं भी उन्होंने लागू की थी, जिसमें कि सबसे पहले हम रीलोकेशन ऑफ कैपिटल देखें तो जो उनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, वहां से उसने जो महाराष्ट्र में देवगिरी नाम की एक जगह हुआ करता था, जो कि आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, जो कि यादव डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। तो देवगिरी, जिसे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जीत लिया था और उसका नाम उन्होंने बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो दौलताबाद वर्तमान में भी महाराष्ट्र में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के दौरान अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र के देवगिरी या जिसका वर्तमान में नाम दौलताबाद है, उसे कर दिया था। और जब कैपिटल चेंज होगी, तो बहुत सारे लोग, उसके अलावा जो सुल्तान है, उनके जो दरबारी हुआ करते थे, उनका मंत्रिमंडल, उसकी सेना, तो कई सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए। तो दिल्ली से कई सारे लोगों को दौलताबाद में रहने के लिए जाने के लिए इन्होंने लोगों पे दबाव भी डाला था। लेकिन अंत में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का निर्णय था दिल्ली से दौलताबाद में जाने का, ये निर्णय भी गलत साबित होता है। वैसे इसने ये निर्णय क्यों लिया था? क्योंकि उस समय पर मंगोलों का काफी सारा आक्रमण होता रहता था भारत पे। आपने मंगोल शासक चंगेज खान के बारे में सुना होगा, जो कि उत्तर भारत में कई सारे क्षेत्रों में अटैक किया करता था। वो लोग काफी बार आक्रमण करते थे, काफी सारे जगहों पर लूटपाट करते थे, काफी सारी जगहों को बर्बाद करके चले जाते थे। तो इस तरह के कॉन्स्टेंटली हो रहे आक्रमणों के कारण इसने सोचा कि दिल्ली, जो कि उत्तर भारत में है, क्यों न वहां से अपनी राजधानी को बदलकर दौलताबाद में करा दिया जाए, जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र के पास में पड़ता है। क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि चंगेज खान के बाद तैमूर लंग का भी दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण होता है, जिसकी वजह से काफी सारी तबाही हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का निर्णय था, ये गलत क्यों साबित हुआ कि जो उसने सोचा था कि दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया जाए। क्योंकि दौलताबाद जाते हुए बीच में आप देखो तो सह्याद्री पर्वतमाला आती है, सातपुड़ा की पर्वतमालाएं आती है। तो इन सारे पहाड़ियों को, उसके अलावा जो नर्मदा रिवर आप देखते हैं, जो ताप्ती रिवर है, तो इतने सारे दुर्गम रास्ते को पार करते हुए काफी सारे लोगों की डेथ तो रास्ते में ही हो जाती है। मुश्किल से कुछ लोग दौलताबाद में पहुंचते हैं, धीरे धीरे वहां पर लोग रहना चालू करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं।
तब उन्हें समझ में आता है कि दौलताबाद तो एक शुष्क स्थान था, वहां पर पानी ही नहीं था। अब वहां पर अगर जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो राजधानी है ना, तो राजधानी में तो काफी सारे लोग आकर बसेंगे, तो वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन लोगों की संख्या के अनुसार वहां पर पीने का पानी बहुत कम था। अगर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा हो, तो राजधानी में तो काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी की किल्लत की वजह से वहां पर जो राजधानी बसाने का निर्णय था, वो गलत साबित होता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने फिर से दौलताबाद से दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला लिया। काफी सारे लोग तो पहले से ही परेशान थे कि उन्हें जबरन दबाव डाला गया था कि दिल्ली से दौलताबाद में जाकर उनको रहना है। अब सुल्तान कह रहा है कि नहीं नहीं, दौलताबाद से दिल्ली में वापस चलो। तो कई सारे लोग तो इतने परेशान हो चुके थे कि वो लोग वहीं दौलताबाद में ही बस गए। काफी सारे मुस्लिम्स जो कि पहले दिल्ली में रहा करते थे, उनकी संख्या काफी भारी मात्रा में दौलताबाद में ही रह जाती है, जबकि कई सारे लोग सुल्तान के साथ वापिस लौटते हैं। तो इस तरह से इसकी जो ये योजना थी ना, ये पूरी तरह से विफल हो जाती है। पहले तो ये दिल्ली से दौलताबाद गया, और फिर दौलताबाद से पूरा सामान समेट कर इसको वापिस से दिल्ली में आना पड़ता है। इसके अलावा हम इसका जो दूसरा निर्णय था, सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट, जिसे कि हम सांकेतिक मुद्रा भी कह सकते हैं, या जो प्रतीक मुद्रा प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो उस समय पर क्या था कि सुल्तान का जितना भी शासन था, तो दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के चला करते थे। अब सुल्तान को बहुत सारे चांदी के सिक्के मिंट करने पड़ते थे, वो बनवाने पड़ते थे, ताकि उसके राज्य में जितने भी लोग काफी सारी चीजें तो खरीदते होंगे, तो उसके लिए जो सिक्के थे वो चाहिए। अब वो चांदी के हुआ करते थे, तो वही सिक्के लोग यूज किया करते थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या निर्णय लिया कि चांदी के सिक्कों की जगह पे इसने तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश दिया। यानी कि तांबे के सिक्के बनाओ और वो लोगों के बीच चलवाओ। अब इसमें भी गलती क्या हुई कि अगर आप 100 रुपए का तांबे का सिक्का बनाकर चलवाते हो, अब लोगों ने क्या किया, उनके घर में जितना भी तांबा था, या वो लोग तांबा खरीद कर लाते थे, और लोगों ने अपने घर पे ही तांबे के सिक्के बनवाने चालू कर दिए। अब तांबा इतना महंगा नहीं आता चांदी की तरह। अब चांदी आप खरीदने जाओ तो वो अपने आप में महंगा है, राइट। अगर चांदी का आप देखो, तो चांदी का सिक्का हो चाहे, या उसका कोई और भी ऑर्नामेंट हो, जैसे मंगलसूत्र या इयररिंग्स वगैरह पहना जाता है, तो चांदी है, उसकी अपनी कीमत है। पर तांबे का क्या है, अब तांबा आप देखो, तो तांबा आप खरीद सकते हो। अगर तांबे का सिक्का सुल्तान ने 100 रुपये का बनवाया है, वो इश्यू किया है, लोग सस्ते में तांबा खरीद कर लाते थे, और उसी को ढलवा कर वो लोग 100 रुपए का सिक्का अपने घर पर ही बनवा लेते थे। तो लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया। अब उन लोगों को तो सस्ता पड़ रहा था, तांबा का सिक्का मान लो अगर वो बनवा रहे हैं, उसमें 20 रुपए का तांबा जा रहा है, वो सिक्का बन रहा है 100 रुपए का, तो लोगों को तो फायदा ही है। ऊपर से वो लोग वही सिक्के बनाकर उसी से सुल्तान को टैक्स भी पे किया करते थे। तो लोगों के पास इस तरह के तो तांबे के सिक्कों का काफी सारा धन जमा हो गया, लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया। अब जब पैसा ज्यादा होगा, चीजें कम होगी, तो राज्य में महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये भी निर्णय मोहम्मद बिन तुगलक का बिल्कुल गलत और उल्टा साबित हुआ। उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो तांबे का सिक्कों का चलन था वो बंद करवा दिया, फिर से चांदी का सिक्कों का चलन चालू किया। अब वो जो पुराने सिक्के थे जो इन्होंने इश्यू करवाए थे, तांबे के सिक्के, उनका क्या करेंगे। जैसे कि हमारे देश में भी कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, तो जो डिमोनेटाइजेशन या जो नोटबंदी थी, उस वक्त क्या हुआ कि लोगों के पास जितनी भी करेंसीज थी, अगर 500 और 1000 की करेंसीज बंद कर दी गई थी, तो वो नोट ले जाकर लोग बैंक में जमा करवा रहे थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी क्या हुआ, जब तांबे के सिक्के बंद करवा दिए, फिर से चांदी के सिक्के अगर इनको इश्यू करवाने हैं, तो वो फिर से जमा कर दिए जाएंगे। उसके बदले में उनको फिर से चांदी के सिक्के जो हैं वो वापस देने पड़ जाएंगे। तो ये सब काम करते करते इसका जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो गया। चाहे ये जितना पढ़ा लिखा हो, इसको जितना भी नॉलेज हो, पर अपने नॉलेज के दम्भ में अगर ये इस तरह के निर्णय ले रहा है
ये किसी और की बात नहीं सुन रहा है ना। इनके भी तो अधिकारी होंगे, इनके भी सचिव होंगे, मंत्रिमंडल होगा। अगर इसको लगता होगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो ये किसी की बात नहीं सुनेगा। तो इस तरह से अपने ही मन घड़ंत जो ये निर्णय लिया करते थे सुल्तान, इसकी वजह से इनकी जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो फेल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज लैक ऑफ प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन। Hence, these schemes have gone down in history as eccentric schemes. तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो ज्यादातर योजनाएं थी वो फेल हो गई क्योंकि उसमें प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता का अभाव था। आप प्रैक्टिकली सोचो कि तांबे के सिक्के अगर आप इश्यू करवा रहे हो तो वो आप ज्यादा प्राइस के नहीं रख सकते। अभी भी हमारे देश में देखो, हमारे देश में भी कुछ कॉइन्स इश्यू किए गए हैं, पर आप वो ज्यादा प्राइस में नहीं देखेंगे। 50 या 100 रुपए के कॉइन्स इश्यू नहीं हुए हैं। हमारे देश में यूजुअली 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के या 10 रुपये के कॉइन्स इश्यू किए जाते हैं। तो आप जब भी ऐसे निर्णय लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। उसके अलावा प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। अगर उनको राजधानी बदलवानी ही थी तो पहले वो जगह का पता करवाते, वहां पर इनफ क्वांटिटी में पानी की सुविधा है कि नहीं, जगह कैसी है, वहां पर राजधानी बनाई जा सकती है, ज्यादा लोगों को बसाया जा सकता है। इस तरह की चीजों का इनको पहले से पता होना चाहिए था। तो जो प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो अमलीकरण होता है। अगर आप कोई भी योजना लॉन्च करते हैं तो उसका अमलीकरण कैसे होगा, उसको योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका अमल किस तरीके से होगा। तो इन चीजों के बारे में क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा, इसलिए इनकी जो ये ज्यादातर योजनाएं थी वो फेल हो जाती हैं। इसीलिए इतिहास में इनकी जो ये योजनाएं हैं वे एसेंट्रिक स्कीम्स यानी कि तरंगी योजनाओं के नाम से जानी जाती है। तरंगी योजना ना, ये एक स्वप्नशील सा सुल्तान था। मतलब रात को सो गया, अगर इसको कोई सपना आया, सुबह उठ के वो आदेश जारी करवा देगा कि चलो आज राजधानी बदलवानी है। वहां जाकर पता चला कि रास्ते में काफी सारे लोग मर गए हैं, फिर राजधानी को वहां से वापस ला रहा है। तो फिर से ये अपना निर्णय बार बार चेंज कर रहा है। तो इसका जो बर्ताव था एक स्वप्नशील व्यक्ति का जैसा था कि जिसको चाहे वो मन घड़ंत अपने तरीके से निर्णय लेता था और काफी सारे निर्णय उसके फेल होते थे। हालांकि वो अपने आप में काफी ज्यादा पढ़ा लिखा टैलेंटेड सुल्तान था, पर उसकी योजनाएं इन बातों की वजह से फेल हो गई। इब्न बतूता, एन अफ्रीकन ट्रैवलर, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। और उसके अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे, उनके समय में भारत को एक अफ्रीकन ट्रैवलर ने विजिट किया था जिनका नाम था इब्न बतूता। इतिहास में इब्न बतूता का नाम बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये दुनिया भर के कई सारे देशों को ये उस समय पर विजिट कर चुका था। सोचो, ये अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था। आप मोरक्को से इंडिया का डिस्टेंस देखो, जो कि करीबन 7,000 किलोमीटर से ज्यादा होगा। तो वहां से यहाँ तक उस जमाने में ये ट्रैवल करके आया था और इसने अपनी जिंदगी के दौरान दुनिया भर के कई सारे देशों को भी मुलाकात ली थी। तो इसको काफी ज्यादा नॉलेज भी था और ये काफी ज्यादा फेमस भी था। तो इब्न बतूता जो कि इतिहास में एक फेमस ट्रैवलर है, उन्होंने इंडिया को भी विजिट किया था और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के दौरान। मोहम्मद तुगलक was succeeded by his paternal cousin फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो पैटर्नल कजिन यानी कि उसका जो चचेरा भाई था, जो इसके चाचा का बेटा था यानी कि इसका कजिन हुआ, फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। अब फिरोज शाह तुगलक के समय आते आते क्या हो गया था, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत के इतने बड़े प्रदेश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के कई सारे ऐसे निर्णय थे जिसकी वजह से उसकी योजनाएं फेल हो गई। धीरे धीरे उसके राज्य में उसका खजाना भी खाली होते गया। तो भारत के और जो प्रदेशों में नए नए शासक थे वो ताकतवर होने लग गए। स्पेशली आप देखो तो साउथ इंडिया के रीजन में जो दो बड़े एम्पायर बाद में जाकर बनते हैं,
बहमनी एम्पायर जो कि मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था, उसके अलावा जो विजयनगर जो कि हिंदू एम्पायर हुआ करता था, वो जो दोनों एम्पायर बने थे वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बाद ही अलग हुए थे। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि पहले वो जो सारा एरिया था वो दिल्ली सल्तनत के अंडर ही हुआ करता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासन शुरू हुआ उस समय तक आते आते जो विजयनगर एम्पायर था और जो बहमनी एम्पायर था वो स्वतंत्र हो चुके थे और उनका शासन वहां पर शुरू हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने कि 26 सालों तक शासन किया था, उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं उन्होंने 37 ईयर्स तक शासन किया था। तो इनका शासन तो लंबा चला पर इनके शासन में बहुत कम प्रदेश रह गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, तैमूर लंग इन्वेडेड दिल्ली in 1398 to 1399. Because of this attack, the foundations of the power were shaken and तुगलक power became limited. और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया जो कि 1398 और 99 में हुआ था। और इस आक्रमण की वजह से जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता की नींव थी वो हिल गई और तुगलक शासन जो था, जो तुगलक सत्ता थी वो बहुत ही मर्यादित बन गई और बहुत ही कम जगह पर उनका शासन रह जाता है। अब क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने 37 ईयर्स तक शासन किया, तो जब सुल्तान की डेथ हो जाती है उसके बाद राज्य में काफी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है, काफी ज्यादा अराजकता फैल जाती है और जो सत्ता थी वो किसी एक के हाथ में नहीं रहती। अब फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा हुआ करता था और उसके अलावा इसका एक दूर का रिश्तेदार हुआ करता था। तो फिरोज शाह तुगलक के बेटे और उनके रिश्तेदार के बीच में लड़ाई हो जाती है कि उनके बाद सुल्तान कौन बनेगा। अब इन दोनों के बीच में युद्ध चल ही रहा था जो कि काफी लंबे समय तक चलता है। और उसी के दौरान जो तैमूर लंग था जो कि एक टर्किश सुल्तान हुआ करता था जो कि विदेश से आया था, उसने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग को भली भांति पता था कि दिल्ली सल्तनत में अभी चल क्या रहा है। ये जो दो लोग थे, एक तो फिरोज शाह तुगलक का बेटा और दूसरा उसका रिश्तेदार, ये दोनों लड़ रहे थे आपस में सत्ता के लिए। इसीलिए सुनियोजित ढंग से यानी कि पूरा प्लान करके उसी समय पर तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। और उसके आक्रमण के दौरान कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में करीबन 1 से 2 लाख हिंदू लोगों की डेथ हो जाती है। इतने सारे लोग मारे जाते हैं तैमूर लंग के आक्रमण की वजह से। तो तैमूर ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो उसने यहाँ पर भारी मात्रा में लूटपाट की। उसके जितने भी लोग थे, उसकी जो आर्मी थी, उन लोगों ने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया था। 5 दिनों तक उसकी सेना ने दिल्ली में भयंकर नरसंहार किया था, लाखों लोग मारे गए। और इसके बाद उसने भारी मात्रा में काफी सारा जो धन था, संपत्ति थी, उसके अलावा काफी सारे लोग गुलाम के तौर पर उसने पकड़ लिए। उसके अलावा काफी सारी औरतों को भी उन्होंने पकड़ लिया। और इन सब को लेकर, धन संपदा, गुलामों को और औरतों को लेकर, वो समरकंद में जहां का वो शासक हुआ करता था, तो समरकंद में इसका शासन चल रहा था जो कि एक टर्किश या तुर्क सुल्तान हुआ करता था। वो समरकंद में धन संपत्ति को लेकर, गुलामों को लेकर और बहुत सारी औरतों को लेकर वहां पर वापिस चला जाता है। लेकिन तैमूर लंग का दिल्ली पे जो आक्रमण था, इसने पूरी दिल्ली सल्तनत की सत्ता को खत्म कर दिया। जो पूरा तुगलक शासन था, जो सत्ता की नींव है वो हिल जाती है। पूरा जो साम्राज्य था वो तहस नहस हो गया था। उस समय पर जो फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था ना, महमूद तुगलक, जो कि दिल्ली से शासन कर रहा था, वो उस समय पर गुजरात भाग गया था। और बाद में जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि पूरा जो दिल्ली है उसमें भारी मात्रा में अराजकता और भारी मात्रा में महामारी फैल गई थी। और इस तरह से क्योंकि तैमूर के आक्रमण ने तुगलक सत्ता की नींव हिला दी, पूरी सत्ता को तहस नहस कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के शासन का भी अंत हो जाता है और उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में
तुगलक डायनास्टी के शासन के अंत के बाद सैयद डायनास्टी के शासन की शुरुआत होती है।